सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो काफ़ी दिनों के बाद क्लास होने जा रही है आपकी। तो लगभग 1 महीना हो गया है। 1 महीने के अंदर केवल मैं 3 ही क्लासेस ले पाया आपकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं चाहकर भी समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब से जो है आपकी क्लासेस है वो निरंतर रेगुलर लगेंगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुर्नों का द्विआधिकारी मॉडल। कुर्नों का द्विआधिकारी मॉडल, द कुर्नोट मॉडल, द कुर्नोट मॉडल। तो देखिए, ये जो मॉडल है ये अल्पाधिकार का जो है, कुर्नों का अल्पाधिकार को लेकर ये दिया गया था। और इसका जो स्वरूप है वो सबसे पहले जो इसका प्रतिपादन है 1838 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ए कुर्नो यानी कि अगस्ती कुर्नो ने इसका प्रतिपादन किया था। इसे परंपरागत स्वरूप भी कहा जाता है, परंपरागत स्वरूप भी इसे कहा जाता है। यह एक द्विआधिकारी मॉडल है। यह क्या है? एक द्विआधिकारी मॉडल है। क्यों? इसमें जो उत्पादकों की संख्या केवल 2 ही ली गई है। कुर्नों के द्वारा इसमें जो उत्पादकों की या फर्मों की संख्या जो है वो केवल 2 ली गई है, इसलिए ये द्विआधिकारी मॉडल है। और इसमें जो एग्जाम्पल है, प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, वो खनिज झरनों का उदाहरण लेते हैं। खनिज झरनों का उदाहरण लेते हैं, यानी कि पानी का उदाहरण वो लेते हैं। इस मॉडल में कुर्नो यह मानकर चलता है कि उद्योग में केवल 2 फर्में हैं, और ये दोनों फर्में जो है प्रत्येक फर्म के पास प्रत्येक फर्म के पास खनिज पानी का एक कुआं है, और प्रत्येक की लागत जो है वो 0 है। ठीक है, तो ऐसा इसमें माना जाता है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, उनको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम, 2 स्वतंत्र विक्रेता। तो इसमें 2 उत्पादक या 2 फर्मों को लिया जाता है, 2 विक्रेता को लिया जाता है। ये इसकी प्रमुख पहली मान्यता है। नंबर 2 पर बात करें, समरूप वस्तु का उत्पादन। ये जो विक्रेता होते हैं वे एक समरूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय करते हैं जो कि खनिज जल हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर हम बात करें, कुल उत्पादन का पूर्ण विक्रय आवश्यक है, क्योंकि वस्तु विनाशशील व संग्रह न की जाने वाली है। यानी कि जो जितना उत्पादन किया गया है उसे पूर्ण विक्रय करना होगा, उसे बेचना होगा, क्योंकि वस्तु की प्रवृत्ति है वो कैसी है? विनाशशील है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें जो क्रेताओं की संख्या है, क्रेताओं की संख्या इसमें अधिक है। और नेक्स्ट जो है, प्रत्येक विक्रेता मांग वक्र का ज्ञान रखता है। प्रत्येक विक्रेता इसके अंदर क्या है? मांग वक्र का ज्ञान रखता है, यानी कि मार्केट का जो मांग वक्र है उसका ज्ञान रखता है। और नेक्स्ट है, उत्पादन की लागत 0 मानी जाती है। उत्पादन की लागत जो है वो 0 मानी जाती है। उत्पादन की लागत 0 मानी जाती है। नेक्स्ट जो है 7 नंबर पर, प्रत्येक विक्रेता यह निर्णय करता है कि कितना उत्पादन और विक्रय करना है। इसमें जो विक्रेता है वो ये बात को निर्धारित करता है कि कितना उत्पादन करना है और कितना विक्रय करना है। जो उत्पादन किया गया है उसे कितनी अवधि में कितनी मात्रा का उत्पादन और विक्रय करना है, ये निर्णय लेता है। इसके बाद में इसमें जो है नई फर्मों का जो प्रवेश है वो बंद होता है। नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि ये द्विआधिकारी मॉडल है। इसके बाद में नेक्स्ट, प्रत्येक विक्रेता का या प्रत्येक फर्म का जो लक्ष्य है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। प्रत्येक विक्रेता का लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। और इसमें नेक्स्ट बात करें अगली मान्यता की, इसमें जो MC है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, सीमांत लागत 0 मानी जाती है। सीमांत लागत इसमें 0 मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें नंबर 11 पर, फर्म
अपनी उत्पत्ति का निर्धारण करते समय यह मानती है कि प्रतिद्वंदी फर्म का उत्पादन अपरिवर्तित रहता है। यानी कि ये जो सारा सिस्टम है आपको इस रेखा चित्र के द्वारा समझा दिया जाएगा। ये जो 11 नंबर वाली बात है, इसमें फर्म अपनी उत्पत्ति का निर्धारण करते समय यह मानती है कि प्रतिद्वंदी फर्म जो है उसका जो उत्पादन है वो अपरिवर्तित रहता है। ये इसकी थी मान्यताएं जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये याद करनी है। अब जो अब मैं रेखा चित्र के द्वारा संतुलन की स्थिति को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रोनन यह मानकर चला कि उद्योग में दो फर्में हैं, उद्योग में दो फर्में या दो विक्रेता है, ठीक है। और वो दो फर्में जो है ए और बी है, ए व बी है, दो फर्में ए व बी है। और प्रत्येक के पास क्या है, खनिज पानी का कुआं है, ठीक है। और प्रत्येक की जो उत्पादन लागत है वो प्रत्येक की उत्पादन लागत क्या है, शून्य है। प्रत्येक की उत्पादन लागत जो है वो शून्य है। और जो बाजार का मांग वक्र है वो नीचे की ओर गिरता हुआ है, यानी कि ऋणात्मक ढाल वाला है। अब बात करें यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्म ए है पहले खनिज पानी का उत्पादन प्रारंभ करती है। फर्म ए के द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जाता है, फर्म ए के द्वारा, क्योंकि अभी केवल जो फर्म ए ने ही उत्पादन प्रारंभ किया है, इसलिए यह अपने आप को एकमात्र फर्म समझकर सारे बाजार को अपना समझती है। और उसका संतुलन स्तर वही होगा जो एक एकाधिकारी का होता है। एकाधिकारी के बारे में पहले मैंने बता चुका हूं कि लागत यदि शून्य है तो संतुलन मांग वक्र के उस बिंदु पर होगा जहां की मूल्य लोच 1 के बराबर है। यहां पर आप रेखा चित्र में देख सकते हैं, रेखा चित्र में आप देख सकते हैं कि जो मांग वक्र है, जो मांग वक्र है यानी कि ए बी, ये मांग वक्र ए बी, ठीक है। ए आर जो वक्र है वो ही हमारा मांग वक्र होगा यहाँ पर। यह बिंदु यू है, यानी कि मांग वक्र ए बी पर बिंदु यू है जो कि मांग वक्र के ठीक मध्य में है। और सीमांत लागत इसमें शून्य मानी जाती है, सीमांत लागत यहाँ पर शून्य मानी जाती है। तो शून्य कहाँ है, यहाँ है, यानी कि यहाँ पर जो है सीमांत लागत जो है वो शून्य मानी जाती है। तो इस कंडीशन में ये औसत लागत वक्र भी है, ए बी जो वक्र है ये औसत आगम वक्र भी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कि सीमांत आय और सीमांत लागत क्यू बिंदु पर एक समान है। यहाँ पर ये जो Q1 है यहाँ पर जो है सीमांत आय और सीमांत लागत क्यू बिंदु पर समान है, यानी कि दोनों बराबर है। सीमांत आय बराबर है किसके, सीमांत लागत के, सीमांत लागत के, सीमांत लागत, सीमांत आय बराबर है सीमांत लागत के क्यू बिंदु पर। अब यहाँ पर जो क्या होगा, यही जो है संतुलन बिंदु होगा। इस पर कुल उत्पादन जो है OQ1 है, कुल उत्पादन क्या है, OQ1 है, कुल उत्पादन OQ1 है, जो कि पूरे बाजार OB यानी कि O से लेकर B तक, O से लेकर B तक इसका 1/2 है, इसका क्या है 1/2, यानी कि इसका आधा है। और मूल्य यहाँ पर क्या होगा, OP1 होगा, मूल्य होगा OP1। दोबारा से देखिए यहाँ पर जो कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन वो होगा OQ1, कुल उत्पादन होगा OQ1, जो कि पूरे बाजार यानी कि पूरा बाजार OB, O से लेकर B तक, O से लेकर B तक पूरा बाजार का कितना होगा, 1/2, 1/2 होगा। और जो मूल्य है, मूल्य यहाँ पर क्या होगा, OP1 होगा, मूल्य क्या होगा, OP1 होगा, ठीक है। और इस प्रकार फर्म ए संपूर्ण बाजार का 1/2 भाग की पूर्ति करती है, 1/2 भाग की पूर्ति करती है। ये था ए का, यानी कि यू पर जो है वो संतुलन स्थापित होगा। अब बात करें फर्म बी, फर्म बी जो है उत्पादन प्रारंभ करती है और यह मानकर चलती है कि ए बाजार में OQ1 मात्रा पर ही स्थिर रहेगी, जो हमने 11 नंबर वाली जो ये हमने मान्यता पढ़ी थी कि फर्म अपनी उत्पत्ति का निर्धारण करते समय यह मानती है कि प्रतिद्वंदी फर्म का उत्पादन अपरिवर्तित रहता है। तो अब जो बी है, फर्म बी है, वो अपने प्रतिद्वंदी फर्म ए के बारे में ये ऐसा मानकर चलती है कि
जो फर्म ए है उसकी जो बाजार में मात्रा है, उत्पादन मात्रा OQ1, ये क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। उत्पादन की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसे में जो फर्म बी के लिए जो शेष बाजार बचेगा वो क्या बचेगा, Q1B। शेष बाजार क्या बचेगा, Q1B। Q1B उसका मांग वक्र केवल UB होगा। इसका जो मांग वक्र केवल क्या होगा, U से B होगा। ध्यान रखना, इसका जो मांग वक्र है फर्म बी का मांग वक्र, ये बात आपने ध्यान से समझनी है, UB होगा। इसका मांग वक्र क्या होगा, UB। कौन, किसका, फर्म बी का। ठीक है। इसके बाद में बात करें, इसका जो सीमांत आय वक्र जो है, सीमांत आय वक्र इसका क्या होगा, MR2 होगा। सीमांत आय वक्र इसका MR2 होगा। और इसका जो संतुलन है, इसका जो संतुलन स्तर है वो Q2 बिंदु पर होगा। संतुलन स्तर कौन से बिंदु पर होगा, Q2 बिंदु पर इसका संतुलन स्तर होगा फर्म बी का, जो कि Q1 और B के मध्य में है। जो किसके मध्य में है, Q1 और B के मध्य में है, इसके बीच में है। Q1 और B के बीच में है Q2 फर्म B का संतुलन बिंदु। ठीक है। और यहाँ पर जो मूल्य है, यहाँ पर जो मूल्य निर्धारित होगा OP2 निर्धारित होगा। तो यहाँ पर देखिए संतुलन तो होगा Q2 पर, जो Q1 और B के बीच में है। Q1 और B के बीच में है। और यहाँ पर जो मूल्य है, मूल्य क्या निर्धारित होगा, OP2 इसका मूल्य निर्धारित होगा। और इसका जो मांग वक्र है वो क्या होगा, इसका जो मांग वक्र है वो UB होगा। मांग वक्र क्या होगा, UB इसका जो है मांग वक्र होगा। आप चाहो तो ये साथ साथ में नोट भी कर सकते हो बातें सब, तो ये आप चाहो तो लिख लेना साथ साथ में। अब नेक्स्ट हम बात करें, जो इस प्रकार जो मूल्य OP2 निर्धारित होने पर, मूल्य OP2 होने पर जो है फर्म शेष बाजार यानी कि बात करें Q1 से B तक, Q1 से B तक, क्योंकि ये उत्पादन तो O से Q1 तो फर्म ए के द्वारा किया गया था। अब जो फर्म बी है, Q1 से B शेष बाजार रह गया है। इसका जो 1/2 है, इसका 1/2 यानी कि Q1 से Q2, ये जो भाग है यानी कि ये 1/4 भाग हो जाएगा। कितना, 1/4 भाग ये बेचेगी। कीमत OP2 पर यहाँ से Q1 से Q2 तक ये हो जाता है 1/4 भाग। और ये OP2 मूल्य पर जो फर्म बी है वो जो मात्रा है वो बेचेगी। ठीक है। अब जो है फर्म ए ये मानकर चलती है कि फर्म बी बाजार का केवल 1/4 ही भाग बेचेगी, क्योंकि इसने 1/4 भाग बेचा था, 1/4 भाग बेचा था। तो अब वो सोचती है कि शेष जो 3/4 भाग बच गया उसे वो अपना समझते हुए इसी तर्क के आधार पर उसका आधा उसकी फिर पूर्ति करती रहेगी। और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये रेखा चित्र का जो मैंने थोड़ा सा आपको वर्णन समझाया है, इसे जो मैं कल की क्लास में आपको सारणी के साथ समझाऊंगा, ताकि आपके जितने भी डाउट है, जो मैंने 1/2, 1/4, 3/8 ये सब लिखा, ताकि आपके ये सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएं। तो कल की क्लास में मैं इसका जितना भी पार्ट रह गया उस मैं पार्ट को तालिका के द्वारा समझाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो घंटे वाला बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि क्लास आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है या कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप मुझसे बातचीत संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।